नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 2 घातांक पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ प्रश्नावली 2.1 में जितने भी प्रश्न हैं उसको आप कैसे हल कर सकते हैं इसके बारे में पूरी गाइडलाइन आपको हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, हम एक एक कॉन्सेप्टों को क्लियर करने वाले हैं और आपके मन का जो भी डाउट आ सकता है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने पिछली कक्षा में प्राकृत संख्याओं के घात के बारे में पढ़ा। प्राकृत संख्या अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से बढ़ते जाता है और ये संख्या उसके आधार में रहते थे, अर्थात 1 के बराबर में प्राकृत संख्या रहते थे, जिसमें 1 का घात 2 या 2 का घात 4 या 5 का घात 4 इस प्रकार से आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा। लेकिन कक्षा 8वीं में जो आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो होता है पूर्णांकों की घात के साथ। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है इसको समझिए। हम कक्षा 6वीं में बता चुके हैं। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण संख्या में जब हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस प्रकार से इधर बढ़ते जाता है और धनात्मक संख्या इस ओर बढ़ते जाता है, तो इस पूरे कंप्लीट समूह को कहा जाता है पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर नंबर भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर कक्षा 8वीं में पूर्णांक संख्याओं के घात पर बात होने वाली है। और पूर्णांक संख्या में आपने देखा होगा कि जब आप प्राकृत संख्याओं का अभ्यास किए हैं तो इसका अर्थ है कि आप यहाँ से लेके आगे तक की संख्या के घात को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं इसको तो आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। और यहाँ पर जो है घातांक में शून्य को आधार में नहीं लिया जाता, अर्थात घातांक में शून्यत्तर पर बात होता है। शून्यत्तर का अर्थ होता है शून्य को छोड़कर, और शून्यत्तर पूर्णांक का अर्थ होता है शून्य को छोड़कर के पूर्णांक, अर्थात ए में जो है शून्य का उपयोग नहीं होता। तो बच जाता है ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्याओं के घात के बारे में ही हम इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो पहली ऋणात्मक संख्या ऋण 1। तो यदि हम ऋण 1 के घात में 1 करते हैं तो इसका अर्थ हुआ ऋण 1 ही होगा। इसको हमको किसी से गुणा नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार लिखेंगे। लेकिन यदि हम ऋण 1 के घात में 2 लिखते हैं, ऋण 1 का घात 2, तो इसका अर्थ है ऋण 1 को हमें 2 बार गुणा करना होगा। समझिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 को कितने बार भी आपस में गुणा कर लो उसका मान हमेशा 1 आता है। और यहाँ पर 2 पद है, पहला पद और दूसरा पद। पहला भी ऋणात्मक है और दूसरा भी ऋणात्मक है, तो ऋण और ऋण का गुणा धन होता है। यह हम पूर्णांक संख्या की अवधारणा जब कक्षा 6वीं में बताए हैं तो क्लियर कर चुके हैं। तो इस प्रकार ऋण 1 का वर्ग जो है 1 होगा। अब यदि हम ऋण 1 के घात में 3 रख दें तो इसका अर्थ है ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। तो इसका अर्थ है ऋण और ऋण का गुणा धन और धन और ऋण का गुणा होता है ऋण, तो इसका उत्तर हुआ ऋण 1 आएगा। अब यदि हम ऋण 1 के घात में 4 लिखते हैं तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 हमको 4 बार लिखना होगा। और ऋण जब गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, और धन और ऋण ऋण और ऋण और ऋण धन, इस प्रकार से टोटल इसका जो मान है वो 1 आएगा। इसी प्रकार जब हम ऋण 1 के घात को 5 लिखते हैं और गुणा करेंगे तो ऋण 1 आएगा। ऋण 1 के घात में 6 लिखते हैं, गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को आपको समझना होगा। देखिए, आप उत्तर को ध्यान से देखिए। ऋण 1 कब कब आया है उसको देखिए। आप देख रहे हैं कि ऋण 1 कब आया है, जब ऋण 1 के घात में 1 है या 3 है या 5 है। 1, 3, 5 तो अगली संख्या 7 में होगा, फिर 9 में होगा, फिर 11 में होगा। यदि घात में ये सब संख्याएं हैं तो यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है वो ऋण 1 आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 एक विशेष प्रकार की संख्या है जिसे कहा जाता है विषम संख्या। ठीक है। और दूसरी ओर आप यदि ध्यान दें, जहाँ जहाँ उत्तर में 1 आया है, देखिए इसमें 1 आया है, इसमें 1 आया है, इसमें 1 आया है, तो इसमें 1 आया है तो ऋण 1 के घात को देख लीजिए। घात में 2 है, फिर 4 है,
फिर 6 है, फिर अगला 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। इस प्रकार से जब ऋण 1 के घात में ये संख्याएं होती है तो उसका मान जो है 1 आता है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक विशेष प्रकार की संख्या है जिसे हम सम संख्या कहते हैं। तो इसको हम सार रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि ऋण 1 का घात जो है सम संख्या है, ठीक है, यहाँ पर सम संख्या है तो उत्तर आएगा 1, और यदि ऋण 1 का घात विषम संख्या है तो उत्तर आएगा ऋण 1। ठीक है, तो जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, यदि ऋण 1 के घात में सम संख्या है तो उत्तर धन में आएगा, और ऋण 1 का घात में यदि विषम संख्या है तो उत्तर ऋण में आएगा। ठीक है, अब इसी आधार पर कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। अगला जो है एक संख्या लेते हैं हम 7। ठीक है, हम एक संख्या ले रहे हैं 7। अब बताइए हम 7 को किस तरह से लिख सकते हैं। 7 को यदि हम गुणा के रूप में लिखें तो हम इसे 1 गुणा 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यही अगर ऋण 7 हो तो ऋण 7 को भी हम ऋण 1 गुणा 7 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं इसको समझिए, क्योंकि आपके पुस्तक में आपने देखा होगा कि ऋणात्मक संख्याओं में ऋण को बाहर निकाला गया है। ऐसा इसलिए है कि यदि हम आपसे पूछें 5 धन 3 का उत्तर कितने है तो आप देखते ही बता देंगे इसका उत्तर जो है 8 है। लेकिन यदि आपको हम यह पूछे ऋण 7 ऋण 2 का अर्थ क्या हुआ, तो हो सकता है थोड़ा आपको सोचना पड़े कि इसका उत्तर क्या होगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 5 बोल देंगे और कुछ जो सोच के बताएंगे वो बोलेंगे इसका उत्तर जो है ऋण 9 होगा। तो आप देख रहे हैं ऋण 9 सही उत्तर है, ये गलत उत्तर होगा। अर्थात इस दोनों संख्या में आपने देखा होगा, दोनों प्रश्न में इसको आपने बहुत क्विकली उससे बहुत जल्दी बता दिए, इसमें आपको सोचना पड़ा। कारण इसका यह है क्योंकि यह जो है ऋणात्मक संख्या में है, और ऋणात्मक संख्या में गणना करते समय थोड़ा सा उलझन जरूर होता है, थोड़ा हमको सोचना पड़ता है। तो छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को काफ़ी उलझन होता होगा, इसलिए आपको उलझन ना हो इसलिए यह तरीका अपनाया गया है जिसमें ऋणात्मक संख्या में ऋण 1 को अलग किया गया है। तो ऋण 7 को हम ऋण 1 गुणा 7 लिख सकते हैं। अब यदि ऋण 7 का घात जो है 2 है, ठीक है, समझिए ऋण 7 का घात 2 है तो इसे हम ऋण 1 गुणा 7 का घात पूरे का घात 2 लिख सकते हैं। इसमें इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अभी हमने देखा ऋण 7 को हम ऋण 1 गुणा 7 के रूप में लिख सकते हैं, तो ऋण 7 के वर्ग को हम ऋण 1 गुणा 7 का पूरे का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यह जो एक फार्मूले के तहत आ गया, यह वह फार्मूला है जो हम कक्षा 7वीं में पढ़े थे। चूंकि a गुणा b का घात m बराबर a का घात m गुणा a का घात n। ठीक है, ये हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा है। तो इसी फार्मूले के तहत अब इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर ऋण 1 है, b के स्थान पर 7 है और m के स्थान पर 2 है। जब इसको हम अलग करेंगे तो ऋण 1 का घात 2 गुणा 7 का घात 2। ठीक है, इस प्रकार से हमको हल करना है। उसके बाद देखिए अब ऋण 1 का घात जो है सम संख्या है। अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले बताया यदि ऋण 1 का घात जो है सम संख्या है तो इसका मान 1 होगा। तो इस प्रकार से इसका होगा 1 गुणा 7 का घात 2। अब हम यह भी जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि 1 का गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह जो है 7 का घात 2 हो जाएगा, जिससे 7 गुणा 7 बराबर 49। इस प्रकार से आसानी के साथ हल किया जाता है। यही बेसिक चीज़ जो है आपके पुस्तक में बिल्कुल दिया गया है, आप उसको अवश्य पढ़िएगा। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है, ठीक है, वो यह बोलता है कि आपको देखते ही बताना है कि किसी संख्या का जो उत्तर है धन में आएगा कि ऋण में आएगा। यदि ऋण 37 का घात जो है 15 दिया है तो बताइए इसका उत्तर जो है धन में आएगा कि ऋण में आएगा। इसका जो घात है वह विषम संख्या है और यह ऋणात्मक में है तो यह हो जाएगा ऋणात्मक में आएगा। इसका जो उत्तर है ये 15। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काम आएगा, जिसमें हम प्रश्न को देखते ही हमको उत्तर बताना होता है। यदि ऋण 14 का घात 122 है तो आप 122 बार गुणा करते मत रहिए, आप देखते ही बता देंगे कि घात जो है सम संख्या है
तो इसका उत्तर जो है धनात्मक में आएगा, तो ये हो जाएगा धन 14 का घात 122। तो यह था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें ऋणात्मक संख्याओं के घात धनात्मक में आएंगे कि ऋणात्मक पे आएंगे, इस पर चर्चा हुई। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके पुस्तक में प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न हैं, आइए उसको हल करते हैं।